तो चलिए आज हम अपनी शुरू कर देते हैं बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 द लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस चैप्टर का पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे और क्या इस चैप्टर ये वाला चैप्टर हमें बताएगा। तो लाइफ प्रोसेस है, जैसे कि वर्ड ही आपको एक्सप्लेन कर रहा होगा, हम अपने लाइफ के प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे, जैसे कि ब्रीथिंग हो गया या आपका सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, है ना। और फिर हम उसको कंपैरिजन करेंगे प्लांट से। तो हम इसमें कंपैरिजन भी करते हुए चलेंगे। कंपैरिजन क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे पहले इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम प्लांट्स एंड देन यू विल बी डिस्कस द ह्यूमन्स का बारे, ठीक है। जैसे कि ये चैप्टर इस तरह से चलेगा, पहले एक पर्टिकुलर सेक्शन देख लेंगे, या तो वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या आपका सर्कुलेशन हो। वो सबसे पहले जैसे रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन सबसे पहले हम देख लेंगे प्लांट में, और फिर देख लेंगे हम रेस्पिरेशन में ह्यूमन्स में। बेसिकली जो ह्यूमन्स की आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कंपैरिजन करते हुए ये वाला चैप्टर हमारा आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बायोलॉजी में क्लियरिटी ऑफ योर डायग्राम, है ना। आपको क्लियरिटी होनी चाहिए डायग्राम्स की। डायग्राम ड्रॉ करके आप चीज़ों को समझें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और हमेशा बायोलॉजी का जो पेपर है वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इम्पोर्टेंट हो जाती है इन दी केस ऑफ बायोलॉजी, है ना। केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत रिएक्शन इधर उधर हो जाएगी, लेकिन जो आपकी बायोलॉजी है उसमें तो लाइन टू लाइन ही आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो एक भी लाइन मिस ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है। चलिए सबसे पहले हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन द अलाइव एंड विच इज़ नॉट अलाइव। ओके, क्वेश्चन पूछा है कि भाई आप कैसे बताओगे कि कोई चीज़ लाइव है या नहीं, ठीक है। इफ़ यू सी अ डॉग रनिंग, ए काउ chewing and a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. Okay, हम जो भी चीज़ देखते हैं वो लिविंग, ये तो पता चल गया। हम अगर डॉग की बात करें, काऊ की बात करें या मैन की बात करें, ये लिविंग है। लेकिन क्वेश्चन ये है हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, है ना, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। इफ़ डॉग एंड काऊ, मैन, अगर हम इन तीनों को देखें स्लीपिंग स्टेट में, अगर ये स्लीप कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मतलब लाइव है या नहीं, कैसे पता चलेगा? अब देखते हैं। यू वुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलीव, बट हाउ डिड वी नो दैट, है ना। क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे, ठीक है। इनके आंसर्स इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एंड व्हाट आर देम, ब्रीथिंग है ना, वी नो ऑल ऑफ दे आर, ठीक है। तो इसमें ना हम पॉइंट्स देख लेते हैं, सिंपल। ये पैराग्राफ बात काफ़ी थियोरिटिकल है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अगर ये ब्रीथिंग कर रहे हैं तो ये लाइव है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। पहला क्राइटेरिया आपका ये हो गया कि आप हम देख लेंगे ब्रीथिंग है ही नहीं। और अगर प्लांट में देखें, चलो ह्यूमन्स पे आपने देख लिया ब्रीथिंग है, उसमें आप देख लोगे, है ना। लेकिन प्लांट्स में क्या देखोगे, है ना, वी सी देम ग्रीन, है ना। प्लांट्स में हम देखेंगे अगर वो ग्रीन सी दिख रही है हमें, तो इट्स मीन्स वो लाइफ है ना, मतलब वो जिंदा है। सम ऑफ अस विल स्टे, बट व्हाट अबाउट द प्लांट दैट लीव्स आर कलर अदर देन द ग्रीन। और अब उनका क्या करोगे? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता, अदर कलर होता है ना। बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनका पर्टिकुलर कलर ग्रीन नहीं होता, अलग होता है, ग्रीन भी नहीं होता, ग्रीन की शेड में ही अलग हो जाते हैं। तब क्या करोगे? टू ग्रो ओवर टाइम, और वो ग्रो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो मर गए हैं या फिर नहीं, वो ग्रो भी कर रहे हैं। तब आप कैसे पता लगाओगे? यही सेम क्वेश्चन है। इन द अदर वर्ड वी टेंड्स टू थिंक इन सम शॉर्ट मूवमेंट, है ना। अब हम बोलेंगे कि कोई चीज़ अगर मूवमेंट कर रही है, इट्स मीन्स वो लाइव है, नहीं तो नहीं है ना। ये भी क्राइटेरिया हो सकता है। बट अ प्लांट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग, थिंग्स मूवमेंट के थ्रू भी हम बता सकते हैं। ग्रोथ रिलेटेड और नो कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। कभी कभी क्या होता है, प्लांट अगर हम देखते हैं
प्लांट को अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो लाइव नहीं है, लेकिन वो रियल में लाइव होता है। कुछ एनिमल है कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें ब्रीथिंग की मूवमेंट नहीं दिखती कि वो सच में सांस भी ले रही हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी वो लिविंग है। विजिबल मूवमेंट आर डिफाइंड कैरेक्टर ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू बी नेक्ड आई। अगर मूवमेंट हो रही है बहुत ही स्मॉल स्केल पे, है ना, बहुत ही स्मॉल स्केल पे, तो हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जैसे कि केमिस्ट्री में होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनविजिबल है ना, आप इनविजिबल है। अब आप को वाटर है, वाटर आप देखते हो लेकिन H2O देख सकते हो नहीं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इस टाइप से बॉन्डिंग होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखता, लेकिन आपको वाटर दिखता है सिर्फ। तो इसी तरह से आप और ये वाटर मूवमेंट भी करता रहता है ना, लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो है आपके मूवमेंट करते रहेंगे, तो आपको वो मूवमेंट नहीं विजिबल हो रही है, आपको सिर्फ वाटर विजिबल हो रहा है। इसका एक ये करेक्ट एग्जांपल हो गया। ओके, इफ़ आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट देन विल से यस। इन फैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूल मूवमेंट, है ना। अब ऐसा नहीं है कि मतलब जो चीज़ मूवमेंट करी है वो ही आपकी लाइफ है। जो अब हम वायरस के बारे में अगर पढ़ोगे तो वायरस एक ऐसा मतलब वायरस ऐसा होता है, उसके मॉलिक्यूल्स आपको उसकी मूवमेंट नहीं दिखेगी। अगर वायरस है, अगर मान लीजिए ये किसी ह्यूमन के अंदर चला गया तो ये वायरस लाइव हो जाएगा और अपनी मतलब उसको इन्फेक्ट कर देगा जिसके भी अंदर वो गया है वायरस। अगर वहीं पे अगर इसका दूसरा केस ले, अगर ये हमने ह्यूमन्स के अंदर नहीं, इसको खाली बाहर रखा है, तो ये वायरस कुछ भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे ये है ही नहीं, है ना। ये नॉन लिविंग थिंग्स है ना। वायरस के केस में हम ऐसा भी देखते हैं, वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूल्स मूवमेंट बट इन्फेक्ट कर देता है किसी भी सेल को, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा है कि हम कैसे पता लगाए कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं, है ना। वाई आर मोलिक्यूल मूवमेंट आर नीडेड फॉर लाइफ, व्हाट इज़ द अर्ली क्लासिक दैट लिविंग बीइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चन हैं। आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब हम वही प्रोसेस देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम ये ही लिविंग स्ट्रक्चर में जो हमने अभी पढ़ा कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं, इसी को अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, है ना। अगर हम ब्रेक डाउन कर दें ऑर्गेनिज्म का, वो नो लॉन्गर बी अलाइव, सो द लाइफ क्रिएचर मस्ट बी रिपेयरिंग मेंटेनेंस देयर स्ट्रक्चर। सो ऑल द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई भी स्ट्रक्चर हो किसका बनता है, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स किसके बनते हैं, एटम के। छोटे छोटे एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स आपके स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या है, जो आपका चैप्टर का नाम है, ये क्या है ना। जो मेंटेनेंस है, फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन वेदर दे आर नॉट डूइंग एनी थिंग पर्टिकुलरली। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। चलिए, अब इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके फंक्शंस मेंटेन होते रहे। फंक्शंस कैसे, जैसे आपका हार्ट है वो वर्क करता रहेगा, आपकी किडनी है, लीवर है, ये सब वर्क करते रहेंगे, है ना। लेकिन आपको इनको वर्क कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। हमारा जितना भी लाइफ प्रोसेस है, यानी कि जो भी मैकेनिज्म है, वो खुद ही वर्क कर रहा है। आपको तो नहीं कहना पड़ रहा कि हार्ट चलो वर्किंग स्टार्ट कर दो, है ना, या फिर आपको एक्सक्रीशन के लिए किडनी को कहना पड़ रहा है कि वेस्ट मटेरियल को, है ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन वेदर दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलरली। हम कुछ पर्टिकुलर वर्क नहीं कर रहे हैं लेकिन वर्क हो रहा है, इसी को बोलते हैं लाइफ के अंदर लाइफ प्रोसेस। तो वो क्या प्रोसेस है जो ये वर्क करा रहा है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके
ऑक्सीजन लेने के लिए और सर्कुलेशन सिस्टम होता है ना, तो डिफरेंट तरह के सिस्टम होते हैं, एक एक सिस्टम को लेके चलेंगे, है ना। इवन इफ़ यू जस्ट एस्लीप द मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू बी डन। अगर आप सोए हुए तब भी हार्ट वर्क कर रहा है, तब भी किडनी वर्क कर रही है, सब काम वर्क कर रहे हैं। द प्रोसेस विल टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर द लाइफ प्रोसेस, है ना। हार्ट अपना वर्क करेगा, किडनी अपनी वर्क करेगी, और ये सब मिला के क्या बन जाता है आपका लाइफ प्रोसेस। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू बी प्रिवेंट डैमेज और ब्रेकडाउन। हाँ, ये वर्क तो खुद करेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये कहीं से डैमेज ना हो। ओके, डैमेज ब्रेकडाउन एनर्जी इज़ नीडेड फॉर टाइम, है ना, ब्रेकडाउन ना हो। और हाँ, दूसरी बात एनर्जी, कोई भी चीज़ अगर आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, आपका हार्ट वर्क कर रहा है, आपकी किडनी वर्क कर रही है, इन सब को वर्क करने के लिए चाहिए एनर्जी। हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बाकी का काम ये खुद कर लेंगे। द एनर्जी कम्स फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी कॉल फूड। ठीक है, फूड है जो ये एनर्जी हमें मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? अब आप कहोगे हमें ये एनर्जी मिलती है भाई फूड से। कहाँ से मिलती है ये एनर्जी आपको? ये एनर्जी मिलेगी आपको फूड से। सो जो सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? आउटसाइड, बेसिकली एनर्जी फूड से मिल रही है, तो फूड क्या है? आउटसाइड द बॉडी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फूड कहते हैं, टू द इनसाइड एंड द प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, है ना। फूड अगर हमारी बॉडी में जाएगा एनर्जी देगा, और जो ये फूड है ये हमें न्यूट्रिशन भी देता है ना। इफ़ अ बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल बी ऑल्सो। अगर हमारी बॉडी ग्रो कर रही है तो कुछ एडिशनल आपके एडिशनल रॉ मटेरियल्स है जो कि आपको बाहर से भी देने पड़ते हैं ना। लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। यस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो भी अर्थ पे आप देख रहे हो लाइफ, वो सिर्फ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड है। मोस्ट ऑफ द दीज फूड सोर्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। जो भी मोस्ट बोला है, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ दी जो फूड पार्टिकल होंगे वो कार्बन बेस्ड होंगे। वो क्या होंगे? कार्बन बेस्ड। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। और जो कार्बन है ना, कार्बन की ना पूरी एक अलग ब्रांच होती है केमिस्ट्री में, जिसको आप बोलते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आप कार्बन के बने हुए मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हो। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई आपका एक चैप्टर नहीं है, इसकी एक अलग ही ब्रांच है केमिस्ट्री में। ब्रांच का मतलब समझते हो ना, जैसे फिजिक्स की केमिस्ट्री, ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच बना लेती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसी बात से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कार्बन सोर्स पे। तो सोचो, जब ये इतनी वाइड है खुद ही, तो इस पर अगर कोई चीज़ बेस है, अगर कोई चीज़ इस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डिपेंड या और कार्बन बेस्ड सोर्स पे डिपेंड कर रही है, तो उनमें न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट होगा, है ना। तो यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरी, सिंस द इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द, हाँ, इन्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इन्वायरमेंट हमारे हाथ में नहीं होता। बहुत सारी प्रोसेस के लिए इन्वायरमेंट ही होता है। जैसे कि आप अगर रेस्पिरेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन के लिए भाई आपका ऑक्सीजन CO2 का लेवल, है ना, उस ऑक्सीजन का लेवल जो कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट पे, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। These source of energy needed to break it down, build up in the body, and must be finally converted into the uniform source of energy that can be used to various molecule movement needed for the maintenance living structure as well as kind of molecule the body need to grow। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है, ये हटा देते हैं, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि
जो भी आप एनर्जी ले रहे हो वो एनर्जी क्या करेगी, वो एनर्जी कहाँ से आई, ठीक है, क्वेश्चन है ये एनर्जी कहाँ से है। आपने फूड लिया, हमारे बॉडी में प्रोसेस होता है जिससे ब्रेक डाउन हो जाता है ये फूड का ब्रेक डाउन हुआ, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपका टूट जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, ठीक है। ये आप और पार्टिकल्स में टूटने के बाद ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना। तो आफ्टर द ब्रेक डाउन केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं काफ़ी सारी, है ना। एक सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में जो कि ज़रूरी होती है ब्रेक डाउन करने के लिए, जिससे हमारी एनर्जी मिलती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी होती है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। For many organisms use oxygen source for the outside the body. The process of oxygen from outside the body used to break down the food source. अब इस फूड सोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बॉडी के आउटसाइड से हमें कुछ मॉलिक्यूल चाहिए जो इसका ब्रेक डाउन करा सके। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड का ब्रेक डाउन कर देते हैं जो वो हमें एनर्जी देती है ना। ये हमने भी ये इनकी लाइंस को ब्रेक डाउन कर लिया। ये जो साइड में जो एनसीईआरटी का कॉलम है ये ब्रेक डाउन है, ठीक है, हमने भी ब्रेक डाउन करके लिया। द प्रोसेस ऑफ एक्वायर ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी, है ना, outside the body, the use it is process to break down of food source from cellular need, it is called cellular cell respiration. very important line। जो प्रोसेस है ना, देखो ये वाली लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अब इसको समझते हैं। ये क्या कह रहा है, ऑक्सीजन यूज़ करके बॉडी के आउटसाइड से और फूड का जो ब्रेक डाउन कर रहे हो आप, फूड का जो आप ब्रेक डाउन करते हो वो किसी पर्टिकुलर सेल में सेलुलर नीड पे, सेलुलर नीड्स के लिए, इस तरह के रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स एट सेलुलर नीड, इट इज़ कॉल्ड सेल रेस्पिरेशन। कैल रेस्पिरेशन लिख रखा है, सेल रेस्पिरेशन, सॉरी, हाँ इसमें ही लिखा था ये, है ना। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नॉट स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन द फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट must be needed because the entire surface of the organism in contact with the environment। अब सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा वगैरह, उनमें क्या होता है, उनकी बॉडी सिंगल होती है, यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर में क्या होता है, अगर उनके आप रेस्पिरेशन की, यानी कि आप ऑक्सीजन ले लें, कार्बन, ये वाला वर्क हो गया, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, है ना, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता। अब आप कहोगे क्या उन्हें ब्रेक डाउन की ज़रूरत नहीं है क्या, मतलब क्या उन्हें ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है अपने फूड को, नहीं, ऐसी बात नहीं होती, उनको भी ब्रेक डाउन करना होता है। ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। उनकी पूरी बॉडी ही ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन का पास आउट कर देती है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है सराउंडिंग की, है ना। तो सिंपल डिफ्यूज़न हो जाता है उनकी बॉडी में। इस वर्ड को याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूज़न हो जाता है। जब भाई उस ऑर्गेनिज्म में ये दिया है कि वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले ले, तो फिर वो उसमें क्या ही ज़रूरत है आपके रेस्पिरेशन सिस्टम की या सर्कुलेशन सिस्टम की, है ना। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। बॉडी साइज़ इंक्रीज़ कर देगा तो बॉडी डिज़ाइन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, बॉडी का डिज़ाइन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बॉडी ये रहा, ओ ये तो पढ़ा दिया था ना, ये रहा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। भाई मैंने अभी बताया था कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में उसकी जो बॉडी है वो पूरी बॉडी में डिफ्यूज़न हो सकता है। डिफ्यूज़न वर्ड का मतलब बता दिया था अभी भी, है ना, वो थोड़ी स्लाइड वो हो गई।
डिफ्यूज़न वर्ड का मतलब बता दिया था कि उनकी पूरी की पूरी बॉडी ही एक्सचेंज कर सकती है गैस को। अब जब पूरी ही बॉडी एक्सचेंज कर सकती है गैसेस को, रिमूवल कर सकती है वेस्ट को, तो उनको क्या ज़रूरत है रेस्पिरेटरी सिस्टम की या सर्कुलेशन सिस्टम की, जब उनकी बॉडी ही ऑक्सीजन और कार्बन जो वेस्ट है उसको पास आउट कर सकती है। ठीक है, तो उसको तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, अगर बॉडी का साइज इंक्रीज हो गया है ना, ये तो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं ना। अगर आपके बॉडी का साइज़ बड़ा हो गया तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं रह सकती सराउंडिंग के, है ना। तो सिंपल डिफ्यूजन तो नहीं, जैसे आप ही सोचिए जो ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स में क्या सारी की सारी बॉडी पार्ट जो हैं उसके, क्या वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं इन्वायरमेंट के? नहीं रहते ना। तो उनको तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए ना जिस मैकेनिज़्म के थ्रू ऑक्सीजन हर बॉडी पार्ट्स को पहुंच सके, है ना। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक से ज़्यादा सेल पाई जाती हैं, वेरियस बॉडी पार्ट स्पेशली इन द फंक्शन दे परफॉर्म, है ना। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू with their organism in the body of the organism is if therefore not surprising that the uptake of body oxygen will also be function of special tissue. The pose of problem since the food and the oxygen now taken up one place of the body of the organism while all of the part of the body need them. The situation create a need transport system carry food oxygen from one place to other place. देखो पहले इसको पूरा पढ़ लो, मैं एक बार इसको सब कुछ समझा दूंगी आपको। When chemical reaction use carbon source oxygen from the energy generation they create by product and not useful by the harmful हो जाता है, जो कि एक्सक्रीशन में काम आता है। चलिए देखो ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको अब बताती हूँ। मुझे एक बात बताइए, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपने बता दिया, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूज़न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफ्यूज़न। अब मुझे एक बात बताइए, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जस्ट लाइक ह्यूमन्स, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उसमें अगर आपको एनर्जी चाहिए, माइंड को एनर्जी चाहिए, हाँ, लीवर को एनर्जी चाहिए, किडनी को एनर्जी चाहिए, हार्ट को एनर्जी, यानी कि हम हमारी बॉडी में हर बॉडी पार्ट को, हार्ट, किडनी, माइंड या ब्रेन, हर बॉडी पार्ट को चाहिए एनर्जी, वो एनर्जी चाहिए। हाँ, आप कहोगे हाँ हर बॉडी पार्ट को एनर्जी चाहिए जब भी वो काम करेगा। लेकिन एनर्जी कहाँ से मिलेगी? देखो अब यहाँ पे सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से। आप कहोगे फूड लेना पड़ेगा, फूड का हमें फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जब फूड का ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें एनर्जी मिलेगी। ये बात हो गई, ठीक है। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिंपल होती है, यानी कि वो नॉर्मली इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले सकता है, उसको किसी चीज़ की नीड की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेगा और रिएक्शन करेगा। लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म में आपके बॉडी के ऑर्गन्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते ऑक्सीजन के, तो वो क्या करेंगे? उनमें एक एक सिस्टम होगा। वो सिस्टम क्या होगा? अब मुझे एक बात बताना, जैसे और एक सिस्टम होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, सबसे पहले होगा उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होगा? एक जगह से ऑक्सीजन लेगा, उसी जगह से कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह से ऑक्सीजन लेगा और एक जगह से ऑक्सीजन ले ली, ठीक है। फिर ऑक्सीजन लेके उसका अगला काम क्या होगा? पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, फिर एक सर्कुलेशन सिस्टम होगा। फिर क्या होगा? उसका एक सर्कुलेशन सिस्टम होगा। फिर सर्कुलेशन सिस्टम के बाद क्या होगा? अब
ऐसा नहीं है कि हमने जितना फूड खाया उससे हमें डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी, कुछ वेस्ट भी हमारा होगा, है ना। वो जो वेस्ट होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो वेस्ट होगा उसको बाहर निकालना है तो आपका एक्सक्रीशन सिस्टम होगा, ठीक है, एक्सक्रीशन सिस्टम होगा। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दो, ट्रांसपोर्ट में जो ऑक्सीजन आ रहा है इसको आप बोलते हो रेस्पायरेशन, ठीक है, ह्यूमन्स की बात कर रहे हैं हम, रेस्पायरेशन। सर्कुलेशन में आपका हार्ट वगैरह आ जाएगा, एक्सक्रीशन में आपका किडनी वगैरह आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये था सब कुछ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वही था जो अभी भी समझाया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया, एक स्पेसिफिक टिश्यू होंगे, एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन की बात करते हैं। व्हेन वी वोक अ राइड ऑफ बाईसाइकिल वी यूजिंग अप एनर्जी, यस, इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी apparatus activity energy is needed to maintain a state of order in our body। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यानी कि अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है आपको वर्क करने के लिए सिर्फ एनर्जी चाहिए, अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो तो आपका हार्ट वर्क कर रहा है, किडनी वर्क कर रहा है, ब्रेन वर्क कर रहा है, यानी कि इनके वर्क करने के लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए। आप ही तो सो जाते हो, ब्रेन हार्ट वगैरह थोड़ी सोते हैं आपके, हैं, उनको तो रेगुलर फॉर्म में एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सो गए तो आपने कह दिया कि नहीं हार्ट अब तू भी सो जा और मैं अब एनर्जी का सप्लाई नहीं, आप एनर्जी का सप्लाई बंद नहीं कर सकते, है ना। जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे हार्ट की वर्किंग के लिए, ब्रेन की वर्किंग के लिए, किडनी की वर्किंग के लिए आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। We also need material from outside in order to grow, develop, synthesis protein and other substance। हमें मटेरियल चाहिए आउटसाइड से ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए, बहुत सारे सब्सटेंस। और द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ मटेरियल, और जो सोर्स होता है एनर्जी का वो क्या होता है? फूड वी ईट, ठीक है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? लिविंग थिंग्स कैसे आप अपना फूड कहाँ से लेते हैं? द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी मटेरियल इज़ कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये पढ़ लिया था, जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म but is fulfilled in different way. Some organisms use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water, and the organisms are autotrophic, included green plant and some bacteria, है ना। मतलब कुछ क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म को सिंपल फूड मटेरियल चाहिए, इनऑर्गेनिक सोर्स भी चल जाएगा, ऑर्गेनिक ही नहीं चाहिए, सिर्फ इनऑर्गेनिक की, है ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोफिक होते हैं जैसे कि आपके ग्रीन प्लांट, और कुछ बैक्टीरिया, एंड अदर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होते हैं, देखिए, कुछ जो ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट हो गए या आपके वो हो गए, कुछ तो सिंपल प्रोडक्ट लेते हैं, उनका इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स फूड लोगे तो उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, तो उसी को कॉम्प्लेक्स सिस्टम बोलेंगे। द कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इन सिंपल वंस बिफोर दे कैन बी यूज टू अपटेक एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, है ना। उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बाद ही आगे जाता है। एंड द ऑर्गेनिज्म यूज बाय कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम का यूज करके ही कोई रिएक्शन होती है ना। तो जो जैसे कि मान लो फूड का ब्रेक डाउन हुआ तो इनमें एंजाइम्स यूज होते हैं। जो हेट्रोट्रोफिक है वो सर्वाइव डिपेंड ऑन द इनडायरेक्ट और ऑटोट्रोफिक, है ना। तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि कोई भी चीज़ हो, या जैसे कि हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल हो, फंगी हो, वो ऑटोट्रोफिक पे डिपेंड करती ही हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, है ना। इसका एग्जाम क्या है? ये प्लांट है,
है ना। प्लांट को अगर कोई हर्बिवोरस खा रहा है तो डायरेक्ट वो इस पे डिपेंड है, लेकिन अगर कोई इसको खा रहा है तो वो इनडायरेक्ट वे से ऑटोट्रोफिक पे डिपेंड है ना। तो डिपेंडेंसी वेरी करती है। ओके। हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एनिमल्स एंड फंगी। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायर ऑफ द ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रोफिक है, ऑटोट्रोफिक का मतलब अपनी एनर्जी और अपनी एनर्जी को खुद क्रिएट करना, ठीक है, खुद ही बनाना, ठीक है, खुद ही रिक्वायरमेंट जो उसकी है एनर्जी की वो खुद ही कर लेता है, किसी और की उसको ज़रूरत नहीं है। और इस प्रोसेस को ऑटोट्रोफिक टेक अ सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट इनटू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बाहर से वो कुछ आउटसाइड एंड कन्वर्ट इनटू स्टोर फॉर्म एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर कर लेता है। किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर देंगे। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखो क्या होता है, अगर हम सबसे पहले ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। हमारी अर्थ पे जो ऑटोट्रोफिक है वो क्या होते हैं, प्लांट्स है। वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ करके इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट में और वो स्टोर करके रखते हैं। इसी कार्बोहाइड्रेट को फिर हम ले लेते हैं, लेकिन फिर हम ऑक्सीजन का यूज़ करके इसका ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, ये चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट आर प्रोवाइड एनर्जी to the plant. We will be study how take in the next section. The carbohydrate which is not used immediately are stored in the form of starch, which is internal energy reserved to used when requirement of the plant. As somewhat a similar situation is seen when where some of the energy derived from the food we eat is stored in the form of glycogen. ठीक है, जो एनर्जी स्टोर होती है फूड में, फूड वी ईट इन दी स्टोर्ड ग्लाइकोजन। जो प्लांट है, ये क्वेश्चंस भी आया था कि प्लांट जो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं वो किस फॉर्म में रखते हैं, ग्लाइकोजन। किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन। देखो एक बार मेरी बात सुन लो, देखो ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक वो होते हैं जिनको बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं करती, वो अपना जो खाना है या फिर वो खुद ही बना देते हैं, ठीक है, उन्हें बाहर से किसी अदर मटेरियल की ज़रूरत नहीं करती। हमारे अर्थ पे जो ऑटोट्रोफिक है वो हैं हमारे प्लांट्स, है ना। वो क्या करते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म कर लेते हैं, है ना, कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में, और ये कार्बोहाइड्रेट ही प्रोवाइड करता है एनर्जी प्लांट्स को, है ना। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट जो एकदम से यूज़ नहीं कर पाता ना प्लांट, उसको स्टार्च की फॉर्म में सर्व कर लेता है ना। तो जो एनर्जी फूड वी ईट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, है ना, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की। देखो प्लांट किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, और हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, स्टार्च और ग्लाइकोजन। देखो अब रिएक्शन समझो, देखो कुछ नहीं देखना आपको, कुछ नहीं देखना आपने। देखो कार्बन डाइऑक्साइड लेना, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहाँ से मिलेगा, इन्वायरमेंट से, ठीक है। वाटर आपको लैंड से मिल जाएगा। इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या होता है, देखो अगर आप प्लांट लोगे ना तो प्लांट का ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हो, क्लोरोफिल, ठीक है। क्या होता है, क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल के अंदर, है ना, क्लोरोफिल का ही स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो देखो जैसे ये लीव्स है, लीव्स को अगर ब्रेक डाउन करोगे, तोड़ लोगे, तो क्लोरोफिल आप ऐसे नहीं देख सकते, है ना, माइक्रोस्कोप से दिखता है। कैसे दिखता है, माइक्रोस्कोप से। क्लोरोफिल में इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये प्लांट है, ये इसकी लीव्स है, कैसा प्लांट बना दिया मैंने,
ठीक है, ये प्लांट है, ये इसकी लीव्स है, इसकी लीव्स के अंदर होता है क्लोरोफिल, उसके अंदर ये रिएक्शन होगी। यहाँ से सनलाइट ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली, आपने वाटर लिया और ये ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जो कि हम ही यूज़ करते हैं, है ना, और वाटर, है ना। व्हाट इज़ द एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का क्लोरोफिल में, बता दिया मैंने। कन्वर्शन होता है लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हमने जो एनर्जी वो लाइट की फॉर्म में ली, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, और जो वाटर है वो स्प्लिटिंग हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिडक्शन हो जाता है कार्बन, देखो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इन दी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखो, आप देख रहे हो, हम इसी ग्लूकोज को लेते हैं और फिर हम बस ऑक्सीजन को लेते हैं और अपने बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं। लेकिन कभी आपने देखा जो सन से मिलने वाली लाइट की एनर्जी है, उसको प्लांट के अंदर इतनी पावर है, उसको केमिकल एनर्जी में यानी कि ग्लूकोज वगैरह की फॉर्म में, है ना, ये मिरेकल जैसा सा है ये, है ना। अगर हम ध्यान से अगर इस बात को सोचें तो एक मिरेकल जैसा है कि हम जब प्लांट के पास कितनी पावर है कि वो कि लाइट एनर्जी को ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज कर पा रहा है ना, इसलिए उनको ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर है लीफ का, लीफ है ना, लीफ को ऐसे तोड़ दिया, इसकी वेन्स होती हैं, लेमिना और लीफ ब्लेड बोलते हैं, और मिड लिप होती है। देखो, लीफ के अंदर का ये स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखेगा, है ना, आँख से नहीं दिखेगा। आपका होगा हमने तो इतनी लीफ देखी है, हमें तो कभी नहीं दिखाई, नहीं, ये माइक्रोस्कोपिक है। यहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे ये एयर सेक्स होते हैं, स्पेसिस होते हैं, सॉरी, और ये होती है आपकी गार्ड सेल, ये अपर एपिडर्मिस, ऊपर की जो लेयर होती है ना उसको एपिडर्मिस कहते हैं, और ये वैक्सी क्यूटिकल्स पाई जाती हैं। ये था आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। द स्टेप नॉट टेकन प्लेस वन आफ्टर अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, डिजर्ट में प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लेते हैं, है ना। प्रिपेयर एंड इमीडिएटली विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना। जो डिजर्ट वगैरह में ना वो नाइट में प्रिपेयर करते हैं अपना फूड। लेट अस हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये जो रिएक्शन थी ये किसकी रिएक्शन थी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, you have carefully about a cross section of the leaf microscope. Will you notice some cell contain green dots? Some green dots are cell organelles called chloroplast. जिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है ना। देखो, ये लीफ है, लीफ के अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा क्लोरोफिल। याद रखना, ऐसे नहीं क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और यही क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन कलर देता है आपकी लीव्स को, जो कि ग्रीन कलर देता है। ये एक्टिविटी आप कर लेना, ठीक है। ये प्लांट्स वाला सेक्शन आज ख़त्म करेंगे हम, ठीक है। अब आप कहोगे कि प्लांट्स के पास भी तो कुछ होगा ना, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ले रहा है ना एनवायरनमेंट से, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर लेने के लिए उसके अंदर एक, जैसे कि हमारे अंदर नोज़ होती है ना गैसेस एक्सचेंज के लिए, ऐसा ही उसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है स्टोमेटा। अभी हम ह्यूमंस में भी देखेंगे, है ना, क्या होता है स्टोमेटा, ठीक है। क्लास 9 में अगर हम बात करेंगे स्टोमेटा की, टीनी पोर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ, ऐसे ये होता है स्टोमेटा पोर, इसके ऊपर होते हैं क्लोरोप्लास्ट और ये होती है गार्ड सेल, ठीक है। ये ओपन है और ये आपका क्लोज है, देखो ये आपका क्लोज है। अगेन डायग्राम इम्पोर्टेंट हो जाता है। एनसीईआरटी के साल ये चैप्टर आपका
डायग्राम इसके सारे याद रखना, क्लोरोप्लास्ट वाले भी। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू पोर्स ऑन द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए यहीं से ली जाती हैं। इम्पोर्टेंट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज सरफेस और स्टेम। कुछ गैसेस का एक्सचेंज सरफेस से भी होता है और स्टेम से भी होता है, ठीक है। रूट और लीव्स एज वेल, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं, मैक्सिमम जो होगा वो तो क्लोरोप्लास्ट से ही होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट ड्यूरिंग द स्टोमेटा, जिस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, द प्रोसेस क्लोज द पोर व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस, ओपन कर देता है। क्लोजिंग ऑफ द पोर इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ये फंक्शन जो होगा ना ओपन और क्लोज करने का, ये क्वेश्चन आया था, है ना, ये वाला हाईलाइट कर लेते हैं। जो अब आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का जो फंक्शन है वो कौन करता है, आप कहोगे ओपन और क्लोज करने का जो फंक्शन है वो आपका स्टोमेटा पोर करता है, नहीं, वो करती है गार्ड सेल। गार्ड सेल के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी गार्ड सेल करती है, बस यही बात याद रखना। ओपनिंग और क्लोजिंग जो भी है वो गार्ड सेल करती है। गार्ड सेल द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम कॉजिंग स्टोमेटा पोर टू ओपन, ठीक है। ये हो गया, ये आपके स्टोमेटा के बारे में हो गया, ठीक है। ये कुछ आपकी एक्टिविटीज़ है, एक बार रीड आउट कर लेना बस, ठीक है। जो चीज़ समझाने वाली है वो मैंने समझा दी है। So far we have taken about how autotrophic meet their energy requirement, but they also need their raw material for building their body, ठीक है। Water used in photosynthesis is taken up from the soil and root is terrestrial plant. अदर मटेरियल भी होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जो कि सॉइल से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्लांट के लिए, है ना। तो सिंथेसिस प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, दे आर टेकिंग अप इनऑर्गेनिक नाइट्रेट। देखो नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट होता है प्लांट के लिए, लेकिन आप कहोगे इन्वायरमेंट में तो नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा परसेंट है, काफ़ी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही परसेंट है इन्वायरमेंट में, तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेता, है ना। लेकिन वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेता, हमेशा प्लांट को नाइट्रोजन की नीड है, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन नहीं ले सकता। वो किसकी फॉर्म में लेता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ओके। और इट टेकिंग अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी प्रिपेयर बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन हम कल बात करेंगे इसके बारे में, आज काफ़ी सारा पढ़ लिया। अगेन डायग्राम इम्पोर्टेंट है ना। एक बार मैं फिर से एक चीज़ समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कोई चीज़ लाइव है या नहीं, ठीक है। हमने बोला कि उसका इसमें सारे क्वेश्चन पार्ट था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर से एटम है, एटम मॉलिक्यूल बनाएगा, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक प्रोसेस करते हैं, है ना, प्रोसेस करते हैं जिसके द्वारा वो वर्किंग करते हैं। जैसे फूड लिया हमने आउटसाइड द बॉडी, इसका ब्रेक डाउन होगा और आपका एनर्जी बनेगा। एनर्जी ब्रेन, हार्ट, किडनी वगैरह वर्क करेंगी। देखो होस्ट से क्या होगा, आपका बाहर से आपको फूड मिलेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसका फर्दर ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी क्या होगी, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा तो सिंपल वो ऑक्सीजन अपनी बॉडी से ले लेगा, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको क्या चाहिए, स्पेशल फंक्शन चाहिए। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या चाहिए आपको, भाई सबसे पहले हमें चाहिए कि ऑक्सीजन वगैरह मिल जाए, है ना। तो उसके लिए आपको चाहिए पहले रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद उसको अगर पूरी बॉडी तक पहुंचाना है तो आपको चाहिए सर्कुलेशन सिस्टम, एंड द फॉर नीड ऑफ एक्सक्रीशन, तो आपको चाहिए एक्सक्रीशन सिस्टम। तो जो ये वाली बात थी, ये पूरा लेआउट था आपका चैप्टर का। अगर ये लेआउट समझ आ गया तो आपका चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर न्यूट्रिशन की बात करी थी कि न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोफिक होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, ये सब याद हो गया। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया।